नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। हेडलाइंस में आप सबसे पहले देख रहे हैं कि सीकर हत्याकांड, जहां 24 घंटे में ही 5 आरोपियों को पकड़ा गया। तो कानून एवं व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का एक समाचार है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जो हम देख पा रहे हैं न्यूज़, ये हमारे काम की है कि अजमेर के 7 अजूबे जो कि पर्यटकों की पहली पसंद बने। तो अजमेर में एक पार्क बनाया गया है जहां दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उनकी कलाकृतियां यहां रखी गई हैं। तो उनके बारे में ये जानकारी दी गई है। इस न्यूज़ को आज डिटेल में देखेंगे। इधर है सड़क दुर्घटनाएं रोकने का प्रयास, जिसमें 6 हाई रिस्क थाना क्षेत्रों में 0 डेथ रिपोर्ट अभी तक आई है। इधर है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 54 लाख बुजुर्गों को अभी तक इसकी सहायता राशि प्रदान की गई है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण में अलवर को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगले पेज पर आप देख रहे हैं कि मल्टीपर्पज स्कूल को खेल संकुल की सौगात। कहाँ की बात हो रही है? कोटा में स्कूलों और खेल सुविधाओं के विस्तार पर 40 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। इधर है प्रशासन शहरों के संग अभियान, जो कि अब 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगा। और केरल का एक दल राजस्थान सरकार की योजनाओं का अवलोकन करने के लिए राजस्थान में आएगा दौरे पर। और यहाँ मुख्य सचिव जो हैं उषा शर्मा, वो सीकर दौरे पर थी और उन्होंने मौके पर पहुंचकर योजनाओं का फीडबैक लिया, यानी कि कौन सी योजना कैसे संचालित की जा रही है। ये है हमारा इंडेक्स, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली है कि दुनिया के 7 अजूबों की कलाकृतियाँ कहाँ अजमेर में बनी हुई है, उसको देखेंगे। फिर मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, और तीसरी दिव्यांगजन सशक्तिकरण में अलवर को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार। तो ये 3 जानकारियाँ हैं जिनको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले दुनिया के 7 अजूबों की कलाकृतियाँ जो कहाँ हैं, अजमेर में। अजमेर में कहाँ? तो आना सागर झील के किनारे। इस पर्यटक स्थल का शुभारंभ कब किया गया? 1 नवंबर 2022। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री द्वारा। और मुख्यमंत्री कौन है ये तो आप जानते ही हैं, मुख्यमंत्री द्वारा। विवरण इसके बारे में खास जानकारी क्या है कि आना सागर झील के किनारे अजमेर में लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्र में दुनिया के 7 अजूबों की कलाकृतियों का निर्माण किया गया है। क्षेत्र कितना? 1 हेक्टेयर। और इसमें बजट कितना लगा? लगभग 10 करोड़ रुपए। अब चलते हैं आगे अगले पेज पर। यहाँ उन 7 अजूबों के नाम दिए गए हैं जो अजमेर के पार्क में बनाए गए हैं। अगर आप गूगल सर्च करके देखेंगे कि दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से हैं, तो आपको इनसे कुछ अलग नाम वहाँ मिल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ वही पढ़ने हैं जो अजमेर वाले पार्क में बनाए गए हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? ताजमहल, एफिल टावर, मिस्र के पिरामिड, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, पीसा की झुकी हुई मीनार, क्राइस्ट द रिडीमर और कॉलजियम। आप अगर गूगल सर्च करके देखेंगे 7 अजूबे, तो उसमें आपको चीन की जो दीवार है वो भी मिलेगी, बेबीलोन के बगीचे हैं वो भी मिलेंगे, और वहाँ आपको शायद ये एफिल टावर नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को विवाद में पढ़ने की बजाय आप केवल वो याद रखें जो अजमेर के पार्क में बनाए गए हैं। तो ये वो 7 हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। अगली न्यूज़ है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो इस तरह की जो भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, कौन सा विभाग संचालित करता है? ये है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ये भी सामाजिक सुरक्षा योजना है एक तरह की। किसके द्वारा संचालित होगी? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान। उद्देश्य क्या है? वृद्धजनों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। यहाँ ये दिया गया है कि किस आयु के वृद्धजन को कितनी पेंशन राशि दी जाएगी। जैसे 55 वर्ष या अधिक आयु की महिला है तो 750 रुपये प्रति माह, 58 वर्ष या अधिक आयु के पुरुष है तो 750 रुपये प्रति माह, और अगर 75 वर्ष या अधिक आयु की महिला या पुरुष दोनों हैं तब उनको 1000 रुपये प्रति माह। तो यहाँ आपको आयु और इधर कितने रुपए दी जाएंगे, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखें, दोनों चीज़ें, यानी कि आयु और लाभ। अधिकतम वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए लाभार्थी की? तो ये है 48,000 रुपये वार्षिक। इससे ज़्यादा अगर आय होगी तब उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि कुछ खास कैटेगरी ऐसी हैं जिनको लाभ मिलेगा। वो कब है? कि अगर BPL कार्डधारी हैं, आस्था कार्डधारी है, अंत्योदय परिवार है, या शहरी या कथोड़ी व खैरवा जनजाति के लोग हैं, तब उनकी वार्षिक आय अगर 48,000 से ज़्यादा भी है तब भी उनको इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा। इधर है दिव्यांगजन सशक्तिकरण में अलवर को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला। कब मिला? तो 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। 3 दिसंबर को ही क्यों? कल भी हमने पढ़ा था, इस दिन होता है
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। कल की क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि दिव्यांगजनों को लेकर राज्य सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वो सब आप कल की वीडियो में देख सकते हैं। यही इस योजना का विवरण है, यानी कि इस पुरस्कार के बारे में कि अलवर जिला प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस यानी कि 3 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में पुरस्कार दिया जाएगा, और जो कि अब दे दिया गया है। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर अलवर को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्राप्त होगा। ये दरअसल पुरानी जानकारी लिखी हुई है, क्योंकि एक दिन पहले भी हमने इसको पढ़ा था। तो ये दिया जाएगा नहीं, ये दिया अब जा चुका है, यानी कि दिया गया, और ये पुरस्कार प्राप्त होगा नहीं बल्कि पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले देश भर के केवल एक जिले को दिया जाता है। इस बार अलवर को दिया गया है, तो बात इंपॉर्टेंट है। गौरतलब है कि अलवर जिला प्रशासन द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया, सक्षम अलवर अभियान। इसके बारे में हमने कल बात की थी, इसीलिए इस नवाचार के लिए अलवर को ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें दिव्यांगजनों का डोर टू डोर सर्वे करके उनका डेटाबेस तैयार किया जाता है। लास्ट में है एक प्रश्न जो हम हर दिन डिस्कस करते हैं। आज का प्रश्न क्या है, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभार्थी की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। ऑप्शन है आपके महिला की 55 वर्ष और पुरुष की 60 वर्ष, महिला 58 वर्ष और पुरुष 60 वर्ष, महिला 60 वर्ष तथा पुरुष 65 वर्ष, और महिला 55 वर्ष तथा पुरुष 58 वर्ष। तो क्या है इनमें से सही आंसर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब लास्ट में कल मैंने एक शब्द आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय, और आज की वीडियो में एक शब्द और मिला मेरे को, सशक्तिकरण। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ देखेंगे शुरू वाली जो पेज है उस पर ही यहाँ लिखा हुआ है ये सशक्तिकरण, जो कि सही नहीं है। वापस आते हैं हमारे पेज पर लास्ट में। कल मैंने आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय सही कैसे लिखते हैं, और मैंने एक शब्द आपको लिख के दिया था ये अंतर्राष्ट्रीय। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। दरअसल राष्ट्रीय और राष्ट्रीय में भी एक अंतर है। हिंदी में ये राष्ट्रीय स्वीकार है, मतलब कौन सा अब स्वीकार कर लिया गया है। हिंदी में हम राष्ट्रीय ऐसे लिखते हैं, ये स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन संस्कृत में राष्ट्रीय ऐसे लिखते हैं। तो आपके हिंदी ग्रामर की बात आए या हिंदी में क्वेश्चन आए तो राष्ट्रीय ये सही है, हिंदी में स्वीकार है, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय ऐसे भी स्वीकार है, यानी कि इंटरनेशनल, दो देशों के बीच की बात हो रही है तो उस अंतर्राष्ट्रीय को ऐसे लिखेंगे, ये सही है। ये भी सही है। ये कब सही है, जब एक ही राष्ट्र के अंदर की बात हो रही है, यानी कि इंट्रानेशनल, देश के अंदर की बात होगी। तो जैसे कि ये अंतर्देशीय का समानार्थी है, अंतर्देशीय जैसे लिखते हैं मतलब देश के ही अंदर, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हुआ राष्ट्र के ही अंदर, लेकिन दो राष्ट्रों के अंदर मतलब अंतर्राष्ट्रीय। ये एकदम खराब है, ये बहुत से लोग ये भी लिख लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अंतर भी और राष्ट्रीय भी, इसमें 3 राह हो रहे हैं, ये गलत है। अब अंतर्राष्ट्रीय इसकी बात आती है तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, ये सही है, लेकिन एक तरह से सही नहीं भी है। इससे भी ज़्यादा सही कौन सा है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि ये बात ही संस्कृत की अगर हो रही है तो संस्कृत में राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ऐसे ज़्यादा सही होगा। कुछ लोगों ने जवाब दिया कि ये संस्कृत का रोरी सूत्र है, सही बात है, विसर्ग संधि में जो नियम है, या इसको रालोप संधि भी कहते हैं। ये सही जवाब आप लोगों ने दिया है, यानी कि ये क्या होता है, अगर रा के बाद रा आए तो इसका लोप हो जाएगा और इससे पहले जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय में क्या था हमारा, अंतर, और फिर क्या था, राष्ट्रीय। तो ये जो रा है इसका लोप हो जाएगा और इससे पहले जो स्वर है, मतलब ता में कौन सा स्वर है, आ, तो वो दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ ये सही है, लेकिन आज के पेपर में हमको ये लिखा हुआ मिला सशक्तिकरण ऐसे, तो क्या ये सही है, ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि जब भी करण प्रत्यय आएगा तो आगे वाला जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा ये, सशक्तिकरण। ये दरअसल मुद्दे से थोड़ी हटकर बात हुई, लेकिन मैंने ये डिस्कशन इसलिए किया है क्योंकि आपके आरएस के एग्जाम में भी हिंदी वाला जो पोर्शन है काफ़ी महत्व रखता है, और आप जिस दिन शब्द शुद्धि एक साथ पढ़ने बैठेंगे, बहुत सारे शब्द आपके दिमाग में एक साथ आएंगे, तब आपको याद नहीं रह पाएंगे। तो हमारे भी सिलेबस के साथ, या बोलें तो सुजस की न्यूज़ के साथ, जो ऐसे खास शब्द आते हैं जो मेरे को लगता है कि ज़्यादातर लोग इनमें गलतियाँ करते हैं,
तो वो कोई शब्द में एक आध दिन कभी कभी यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताएं, अगर आपको इससे परेशानी हो यानी कि आपको लगे ये टाइम वेस्ट है, केवल करंट अफेयर्स पे टिके रहें, तो हम केवल उस पर ही रह सकते हैं, इसको बंद कर देंगे। फिर भी वैसे भी ये हर दिन होगा नहीं, कभी कभार कोई शब्द आएगा, जैसे आज ये दोनों ही शब्द थे, ये जो अलवर जिले वाली बात थी, यहाँ ये दोनों ही शब्द हैं, यहाँ सशक्तिकरण मैंने लिखा और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैंने लिखा। ये ऐसे कॉमन से शब्द होते हैं और ऐसे शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इस बार क्या पूछा गया, एक शब्द मुझे याद आ रहा है, इस बार आरएस मेन एग्जाम में पूछा गया कि चंद्रमौली कैसे लिखते हैं। आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा चंद्रमौली, शुद्ध रूप क्या होता है चंद्रमौली का और उसमें कौन सा समास होता है, वो आप बताएं मुझे कमेंट्स में। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, आप मिलेंगे कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।